नमस्कार देवियों और सज्जनों, भक्तों और ट्रोलर्स, मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। ले आया हूं आपका अपना द न्यूज़ वंडर शो, एक ऐसा शो जो खबरों को दिखाएगा बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में, हंसाते हुए और समझाते हुए। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की खबरों में धर्म की चिंगारी है, व्यापार की जंग है, सोने की छलांग है और पड़ोसी देश का दर्द भी है। तो चाय पकौड़ी सजाइए, खबरों की इस लड़ी में कूद जाइए, जहां हर खबर को जोड़कर हम आपको देंगे व्यंग का ऐसा झटका कि आपको लगेगा कि आप बुलेट ट्रेन की राइड कर रहे हैं। जी हां, आज की सबसे गर्मा गर्म खबर ना पाकिस्तान से ना चीन से, ये आई है हमारे ही धर्मग्राम से, जहां बाबा बोले कि बाकी बाबा बिगड़ गए और फिर बाबा ने सफाई दी और भक्तगण बोले अब भाई बाबा मत बनाओ, पहले बाबा बाबा समझाओ। तो चलिए पूरा माजरा क्या है समझते हैं, बात को दिल और दिमाग खोलकर। चित्रकूट के प्रसिद्ध संत श्रीमद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने एक सभा में बोलते हुए कहा, जिसे आजकल लोग प्रेमानंद बाबा कह रहे हैं, वो क्या हैं, किसके शिष्य हैं, कौन गुरु हैं, उनका कोई नहीं जानता। बस टीवी पर आए और लोग उन्हें बाबा बना बैठे। कोई प्रमाण नहीं, कोई परंपरा नहीं, बस प्रचार है। और यहीं से बवाल शुरू हो गया। रामभद्राचार्य ने यह भी जोड़ा कि रामचरितमानस में जो परशुराम राम संवाद है वो तुलसीदास की कल्पना है, इसे मूल वाल्मीकि रामायण से जोड़ना गलत है। अब इसमें दो तीर चले, प्रेमानंद जी पर सीधा सवाल कि आप कौन हैं, कैसे बाबा बने, और रामायण के प्रसंग पर टिप्पणी कि ये तुलसीदास की रचना है, वाल्मीकि की नहीं। और फिर क्या था, सनातन धर्म के रक्षक बनकर कई संतों और संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में वीडियो बनने लगे। कई समर्थक बोले प्रेमानंद जी पर हमला क्यों, तो कई लोग बोले रामभद्राचार्य जी का अनुभव किसी भी तुलना से परे है। पर असली मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि मीडिया ने प्रेमानंद जी को अचानक ऐसा बाबा बना दिया कि घर घर में उनका दर्शन प्रसारित होने लग गया। टीवी चैनल्स, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह वही छाए हैं। अब जब किसी वरिष्ठ संत ने सवाल उठाया तो देश की जनता धर्म में नहीं, टीवी टीआरपी में बट गई। फैक्ट चेक बताते हैं आपको। प्रेमानंद जी कुछ महीनों में अचानक सोशल मीडिया और चैनलों पर बादलों की तरह छा गए हैं। उनके उदाहरण और तेज तर्रार शैली उन्हें आज का सनातनी सेलिब्रिटी बना रही है। मगर अभी तक ना उनके गुरु का नाम सामने आया है और ना ही किसी परंपरा या अखाड़े से सीधा संबंध। रामभद्राचार्य जी के बयान का इरादा शायद सतर्कता था, लेकिन ये बात आजकल की मीडिया को हेडलाइन देने जैसी बन गई है। बाबा ने बाबा को बाबा ना मानने का बाबा बयान दिया। अब मीडिया का खेल देख लीजिए, बनाओ बेचो भूल जाओ। जी हाँ, मीडिया आजकल संतों को रियलिटी शो के कंटेस्टेंट बना रहा है, जिसके एक दो भजन वायरल हो गए तो बस वो बाबा बन गया। और जिस दिन चैनल को नया चेहरा मिल गया वो पुराने बाबा को एड ब्रेक में भेज देते हैं। कब कौन बाबा बन जाए और कब कौन बाबा टीवी से कट जाए, ये टीआरपी का खेल है, धर्म का नहीं। अब रामभद्राचार्य जी का बयान उन बाबाओं के लिए था जो ज्ञान कम और ग्राफिक्स ज्यादा लेकर आते हैं और सोशल मीडिया पर धर्म नहीं धार्मिक एंटरटेनमेंट बेचते हैं। और जनता का सवाल, क्या बाबा प्रेमानंद को ट्रोल किया गया या सच में सवाल पूछे गए? क्या टीवी ने बाबा बनाया या जनता ने? और सबसे जरूरी, क्या अब बाबा बनने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है? इस खबर का निचोड़ आपको बताते हैं। रामभद्राचार्य जी बोले, पहचानो बाबा को, मानो ना मानो सिर्फ प्रचार को। प्रेमानंद समर्थकों ने कहा, जो प्रेम से बोलता है वही सच्चा बाबा है। और दर्शकों ने रिमोट उठाकर सोचा, अगला बाबा कौन और ऐड कब आ रहा है? तो भाइयों भक्तों, अभी हम हैं बाबा विवाद के शोर में, कल हम होंगे ईवी गाड़ी के फ्लैग ऑफ में। मगर याद रखिएगा, ज्ञान तभी मिलेगा जब आप सवाल करना नहीं छोड़ेंगे। और सीधे अब भारत से चलते हैं अमेरिका की गलियों में, जहां आज भी चुनावी मौसम जैसा नज़ारा है। ट्रंप अभी भी माइक उठाते हैं, भीड़ को गरमाते हैं और बीच बीच में कहे उठते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी हाँ, ट्रंप साहब फिर लौटाए हैं अपने पसंदीदा पंचिंग बैग के पास, यानी चीन के पास।
चुनाव के दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर मैं दोबारा सत्ता में आया तो चीन पर इतना भारी टैरिफ लगाऊंगा कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाएगी और हम ऐसे अमेरिका को फिर से ग्रेट बना देंगे। अब ट्रंप दोबारा सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन आपको पहले समझा दें टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब साधारण भाषा में होता है इंपोर्टेड माल पर टैक्स, यानी अगर चीन से अमेरिका कोई सामान आएगा तो उस पर इतना भारी टैक्स लगाया जाएगा कि अमेरिकियों को वो महंगा पड़े और चीन की बिक्री घट जाए। सुनने में ये बयान धाकड़ लगता है, पर असलियत याद कीजिए 2018 से 2020 के बीच में ट्रंप ने यही किया था। स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज़ पर भारी टैरिफ लगाया। नतीजा ये हुआ कि चीन तो हल्का सा डगमगाया, लेकिन असली महंगाई अमेरिका के घरों में घुस गई। दुकानदारों से लेकर किसानों तक बोले, साहब चीन को सजा देने चले थे, हमारी जेब हल्की कर डाली। यानी चीन को डेंट लगा पर अमेरिका को डैमेज ज़्यादा हुआ। अब फैक्ट बॉक्स की बात करें तो स्टोरी में गूंथ कर ट्रंप का वही पुराना फॉर्मूला ये है कि चुनाव में चीन को विलन बना दिया, अब असली बदला लेंगे। भीड़ को समझाना आसान है, हमारे फैक्ट्री बंद, नौकरियां गई क्योंकि चीन ने कब्जा कर लिया। और दुनिया जब भी ऐसा बयान आता है दुनिया में तो डॉलर और स्टॉक्स हिलते हैं, तेल और सोना उछलते हैं। यानी ट्रंप का माइक सिर्फ भीड़ नहीं, पूरे वैश्विक बाजार को हिला देता है। तो आज का पंच ये है कि ट्रंप की राजनीति में चीन वही है जो हर भारतीय सब्जी में आलू डालो तो भीड़ बढ़ जाती है और निकाल दो तो प्लेट अधूरी लगती है। तो कुल मिलाकर के इस खबर का निचोड़ ये है कि धमकियों से ट्रंप चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन नीति और टेक्नोलॉजी से ही खेल पलटता है। और इसी टेक्नोलॉजी से याद आया, भारत ने अब एक ऐसी ताकत बना ली है जिसमें आवाज़ नहीं बस चमक है, और उस चमक से दुश्मन जलकर खाक हो जाता है। मिलिए भारत की लेज़र हथियार प्रणाली से। भारत की लेज़र वेपन सिस्टम जो है वो बहुत अद्भुत है। पहले युद्ध के मैदान में आवाज़ गूंजती थी, तोप दागी गई, गोली चली, बम फटा। अब भारत कह रहा है भाई इतना शोर शराबा क्यों, हम रोशनी से काम चला लेंगे। गोलियों की आवाज़ नहीं, बस किरणों की चमक, और दुश्मन बोलेगा ये क्या हुआ। तो पूरा माजरा क्या है, भारत ने हाल में ही अपनी हाई पावर लेज़र हथियार प्रणाली में बड़ी प्रगति की है। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म वाला स्टार वॉर नहीं है, बल्कि DRDO और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है। इस हथियार की खासियत क्या है, इसमें बारूद नहीं लगता, इसमें गोली नहीं चलती, इसमें बस रोशनी की एक तीव्र किरण निकलती है और सामने वाला ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट पल भर में पिघल जाता है। अब सोचिए, जहां पहले एक मिसाइल को रोकने के लिए दूसरी मिसाइल दागनी पड़ती थी, वहीं अब भारत कह रहा है भाई सिर्फ एक लाइट बीम ही काफ़ी है। और मज़ेदार बात यह है कि इस खबर ने चीन को भी बहुत इम्प्रेस कर दिया है। मतलब ड्रैगन को पहली बार धूप देखकर डर लग रहा है। तो अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये लेज़र सिस्टम 15 से 25 किलोवाट की क्षमता तक का टेस्ट हुआ है। इसे ट्रक, टैंक या छोटे मोबाइल यूनिट पर लगाया जा सकता है। इसका काम है कम ऊंचाई वाले ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही रोक देना। फ़ायदेमंद क्यों? क्योंकि ना बारूद खर्च, ना ज़्यादा पैसा, बस बिजली और तकनीकी। तो कुल मिलाकर इस खबर का पंच ये है कि अब दुश्मन चाहे आसमान से आए या धरती से, भारत बोलेगा भाई हमें अब शोर नहीं चाहिए, हम तो लाइट ऑफ कर देंगे। तो पहले लड़ाइयों में धुआं उठता था, अब अगर भारत ने लेज़र चला दी तो दुश्मन का पता भी नहीं चलेगा कि हार किससे खाई, बस चमक दिखेगी और नज़ारा गायब। तो कुल मिलाकर के सीमा पर जवानों का साहस और लैब में वैज्ञानिकों की कल्पना, दोनों मिलकर ही देश का भविष्य सुरक्षित करते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब लड़ाई की परिभाषा बदल रही है। जहां पहले बारूद से जीत होती थी, अब रोशनी से जीत होगी। और रोशनी से याद आया, अब चलते हैं उस गाड़ी की ओर जो पेट्रोल डीजल नहीं, बैटरी की बिजली पर चलेगी और जिसे मोदी जी ने अभी अभी विदेश रवाना कर दिया है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने मारुति ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया है। देसी फैक्ट्री से निकली हुई SUV और सीधा 100 देशों की सैर। कुछ लोग आज भी स्कूटर में पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। उधर मोदी जी ने कहा भाई ये गाड़ी तो अब सीधा टोक्यो और पेरिस में घूमेगी।
पूरा माजरा क्या है? प्रधानमंत्री ने हाल में ही मारुति सुजुकी ई विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कोई साधारण लॉन्च नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब न सिर्फ अपनी सड़कों पर ई गाड़ियां चलाएगा बल्कि 100 देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा। मतलब पहले लोग कहते थे विदेशी कार इंडिया में आ रही है, अब विदेश में लोग कहेंगे इंडियन कार हमारे यहाँ चल रही है। और जरा सोचिए, हरियाणा के प्लांट से बनी गाड़ी सीधा जाएगी अफ्रीका, जापान और यूरोप की सड़कों पर। ये वही हरियाणा है जहां कभी खेतों में हल चलाया जाता था। आज वहीं से बैटरी वाली गाड़ियां निकलकर दुनिया का सफर कर रही हैं। फैक्ट बॉक्स में देखते हैं क्या है। ई विटारा को हरियाणा के प्लांट से बनाया गया और रवाना किया जा रहा है। पहला बैच जापान, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों में जाएगा। इससे भारत की ईवी इंडस्ट्री को वैश्विक पहचान मिलेगी। बैटरी, चार्जिंग और सप्लाई चेन में नए जॉब्स के ऑफर खुलेंगे। इस न्यूज़ का पंच ये है कि जहां कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं या नहीं, उधर ई विटारा चार्ज होकर सीधा एयरपोर्ट निकल गई। एक्सक्यूज़ मी, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? जी हाँ, देश में अब भी बहस चल रही है, ईवी चार्जर कहाँ मिलेगा? मोदी जी बोल पड़े, पहले एक्सपोर्ट कर दो, चार्जर का जुगाड़ बाद में हो जाएगा। तो निचोड़ ये है कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये भारत के लिए 3 अपग्रेड एक साथ, उद्योग का, निर्यात का और हवा की सफाई का। तो भाइयों और बहनों, जब हमारी गाड़ी विदेशों में जा रही है, उधर पड़ोसी का हाल ऐसा है कि उसे दवा तक भारत से मंगवानी पड़ रही है। अब चलते हैं पाकिस्तान के अस्पतालों की तरफ, जहां गोली चलाने की जगह अब गोली मांगी जा रही है। समझ सकते हैं, टैबलेट। बॉर्डर पर कभी आवाज़ कड़क, हम गोली चलाएंगे, और वहीं फार्मेसी की खिड़की पर आवाज़ नरम, भाई ज़रा गोली दे दो। तो ये है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का आज का नया संस्करण। पूरा माजरा बताते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान लगातार भारत से ज़रूरी दवाइयाँ मांग रहा है। अब हाल ये है कि उनके अस्पतालों में पैरासीटामोल से लेकर कैंसर तक की दवाइयों की कमी हो गई है। अर्थव्यवस्था पहले ही ढलान पर है, विदेशी मुद्रा घट रही है, तो दवाओं का उत्पादन और आयात दोनों गड़बड़ा गए हैं। और जब हालात बिगड़े तो निगाह किस पर गई? भारत पर, जो दुनिया भर का सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का सप्लायर है। यानी ज़रा कल्पना करिए, सीमा पर खड़ा सिपाही कह रहा है हम भारत से लड़ेंगे, और उसी देश का स्वास्थ्य मंत्रालय फाइल भेज रहा है, भाई भारत से दवा मंगा लो। फैक्ट्स की बात करते हैं तो भारत हर साल कई देशों को दवाओं का निर्यात करता है, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी हद तक भारत से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर रही है। जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान ने भारत से करीब 7 करोड़ रुपए की दवाइयाँ मंगाई हैं। भारत की नीति साफ है, राजनीति अलग, इंसानियत अलग। तो इस खबर का पंच ये है कि ये वही पाकिस्तान है जो कभी बारूद मांगता था, अब कह रहा है भाई हमें क्रोसिन चाहिए, गोली चलाओ कम, गोली मांगो ज़्यादा। ये कुछ वैसा ही है जैसे मोहल्ले का वो रिश्तेदार शादी में मुंह फुलाकर ना आए, पर महीने भर बाद जब राशन खत्म हो जाए तो चुपचाप आकर दरवाज़ा खटखटा दे, भाभी ज़रा नमक तेल तो दे दो। तो इस खबर का निचोड़ ये है कि सीमा की राजनीति एक फोल्डर है, इंसानियत का इलाज दूसरा फोल्डर, और भारत बार बार साबित करता है कि गोली से ज़्यादा दवाई में ताकत है। तो भाइयों और बहनों, जहां पाकिस्तान दवा के लिए हमारी ओर देख रहा है, वहीं दिल्ली में दवा से जुड़ी फाइलों पर ईडी की रेड पड़ रही है। अब चलते हैं राजधानी की ओर, जहां अस्पतालों की जगह निकली राजनीति की परतें। आप नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड जो है वो पड़ी है। दिल्ली में इन दिनों 2 तरह की मशीनें चल रही हैं, एक अस्पतालों में जो बीप बीप करती है, और दूसरी ईडी के दफ्तरों में जो फाइलें पलटते वक्त टर टर की आवाज़ करती है। और आजकल ज़्यादा शोर किसका है? अंदाज लगाइए। पूरा माजरा बताते हैं। दिल्ली के मशहूर आप नेता और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के घर और उनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। कारण बताया गया अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी कथित अनियमितता की जांच। यानी जहां लोगों को उम्मीद थी कि अस्पताल में नई मशीनें लगेंगी, वहां खबर आई कि ईडी नई फाइलें निकाल रही है। अब आपका कहना है ये सब तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, वहीं ईडी का कहना है भाई हम तो बस कागज़ और ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। तो जनता क्या सोचे, ये सच में भ्रष्टाचार का इलाज है या सिर्फ एक राजनीतिक इंजेक्शन?
फैक्ट्स की बात करते हैं तो मामला जुड़ा है हेल्थ सेक्टर से, जहां फंडिंग, टेंडर और खरीद में गड़बड़ी के आरोप हैं। ईडी की टीम ने घर जाकर कई दस्तावेज खंगाले। जांच अभी भी जारी है। असली तस्वीर अदालत और एजेंसियां आगे तय करेंगी। तो इस खबर का पंच ये है कि दिल्ली के मरीज पूछ रहे हैं डॉक्टर कब आएगा और नेता पूछ रहे हैं ईडी कब जाएगा। तो दिल्ली की राजनीति अब अस्पताल जैसी हो गई है। हर किसी को अपने अपने टेस्ट रिपोर्ट का डर है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई, किसी का ईडी प्रेशर हाई। निचोड़ है, सच फाइलों में हो सकता है, पर विश्वास हमेशा जनता का डगमगाता है। तो भाइयों और बहनों, दिल्ली में अस्पताल की हालत अलग है और राजनीति की फाइल अलग, पर दोनों में दर्द वही है, जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है।